हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया वीडियो फिर लेकर आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले हिस्ट्री पढ़ा रहा था, प्राचीन हिस्ट्री, उसमें हमने स्टोन एज देखा, फिर हमने देखा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस सिविलाइजेशन के 2 पार्ट तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप प्ले स्टोर में, प्राचीन हिस्ट्री के प्ले स्टोर में जाइए, उसको देखिए। और ये 3rd पार्ट है, इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में देखने से पहले हम आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं और अपने संघर्ष आईएएस टीम की तरफ से आप लोग बहुत मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जिससे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक उनका कोटेशन है, उनका स्टेटमेंट है, सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंज टू ऑटोग्राफ। इसका मतलब यह है कि जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल नहीं जाता, तब तक आप अपना सक्सेस, अपना सफलता नहीं मानिए। क्योंकि आपको लोगों के पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप कोई व्यक्ति हैं, आपका एक आइकॉनिक व्यक्ति हैं। तो ये एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है जिसके बल पे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। नॉलेज ये ऐसा चीज है, आप हर एक क्षेत्र में इससे पैसे कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, हर एक चीज कमा सकते हैं। तो आप अभी से सही नॉलेज, सही ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर रहिए। बस हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। हमने बात किया सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या नगरीकृत सभ्यता कैसे हुई, नगर नियोजन के बारे में बात किया इसके बाद फिर हमने इसके समाज के बारे में बात किया था। इसकी समाज किस तरह की थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सती प्रथा था कि नहीं था, यहाँ के समाज में वर्ग विभाजन था कि नहीं, दास प्रथा थी कि नहीं, मजदूर थे कि नहीं, इन सब के बारे में हमने बात किया। अगर हमारे पिछले वीडियो देखेंगे, पुराना पार्ट, तो उसमें सारी चीज़ें आप समाज के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पे अर्थव्यवस्था समझते हैं। देखिए, इंडस सिविलाइजेशन की जो अर्थव्यवस्था थी, देखो इंडस सिविलाइजेशन का हम लोग हमारे इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा उसकी लिप न पढ़े जाने के कारण से कहीं ना कहीं सही चीज मिलना नामुमकिन टाइप का है। बट यह है कि एक अनुमान तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ये बताया जा सकता है कि उस मानो जो रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था होगी, किस तरह की होगी। ठीक है, देखिए हम सबसे इसके अर्थव्यवस्था में कई चीजों पर बात करेंगे। जैसे कृषि पे बात करेंगे, पशुपालन पे बात करेंगे, शिल्प उद्योग पे बात करेंगे। कृषि पे बात करेंगे, पशुपालन पे बात करेंगे, शिल्प उद्योग पे बात करेंगे, व्यापार और वाणिज्य में बात करेंगे। अब मुहर्रे जो माप तौल के लिए उपयोगी होती है, मतलब आप आज के समय में आप जब कभी दुकान पे जाते हैं, क्या खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उससे क्या है, या तो तौल के मिलता है कि ये 100 ग्राम की है, 50 ग्राम का है, 1 किलो है, 2 किलो, 5 किलो, कितना चाहिए। वो तो आपके पास इस तरह के पैमाने होना चाहिए, एक बटखरा होना चाहिए, तराजू होना चाहिए। ये सब भी साक्ष्य इंडस सिविलाइजेशन से प्राप्त हुए। कृषि की बात करूं, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो था, उसकी जितनी भी साइट है, जितने भी स्थल है, चाहे मोहनजोदाड़ो की बात करूं या आपके हड़प्पा की बात करूं, कालीबंगा की बात करूं, कोई भी, सब नदियों के किनारे स्थापित थे।
नदियों किनारे होने के कारण से तो नदियां क्या लाती हैं? जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, उर्वरक मिट्टी लाती हैं, क्योंकि वो पहाड़ से निकलती है। पहाड़ों में क्या है? मिनरल्स है, और मिनरल्स पेड़ पौधों के लिए, जो क्रॉप्स होते हैं फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी होने के कारण से यहाँ पे ये मान सकते हैं कि कई सारे फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे जौ के कई किस्म प्राप्त हुए हैं। और हमने बात किया था, आप अगर साइट वाले सारे महत्वपूर्ण स्थल वाले पार्ट देखेंगे, वहाँ पे हमने सारी बातें किए थे कौन कौन से स्थल में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो वही चीज़ें का उल्लेख यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, या तिल हो गया, राई हो गई, इस तरह के सारे लगभग मुख्यतः 9 फसल प्राप्त हुए थे। और सारे फसल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि, और कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य खत्म भी हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जिसके मुख्यतः साक्ष्य प्राप्त हुए 9 फसल थे। तो इसमें कौन कौन सी फसल थे? इसमें जौ, गेहूं, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल और सब्जियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल और बाजरे के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हैं? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल ये आपके पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, वहां से आपके चावल के साक्ष्य और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के भूसे के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। रागी, ज्वार, कोदो, ये कुछ फसल हैं। ये राजदी एक स्थल है, वहां से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो के। हमने स्थल, सारे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात किए थे, वहां पे आप देख लीजिए सब एक एक के बारे में। यहाँ फिर हम रिवीजन करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कृषि, जैसे आज के समय में क्या है, कृषि आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या भारत की कृषि पर डिपेंडेंट है। या अगर आपके जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, भारत में ज़्यादा मैक्सिमम शाकाहारी हैं, मांसाहारी की संख्या क्या है? नॉर्थ में देखें तो मैक्सिमम शाकाहारी लोग हैं, तो फसल पे डिपेंड होते हैं, चावल, गेहूँ, इस तरह की चीज़ें। तो चावल गेहूँ के खाने का उपयोग करते हैं। इसके बाद जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, अन्न भंडार करते हैं उसे। जैसे सरकार अपना क्या करती है, खाद्य को भंडार करती है। जब आपके कोई बाढ़ आता है या कोई सूखा आता है या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आपदा में फिर क्या करती है? जनता को देती है। ठीक है, जिस तरह से कोरोना काल आया, आप देख सकते हैं कोरोना में क्या हुआ, सरकार ने सबको 5-5 किलो गेहूँ पहुँचाया। आर वेटिंग समझ आ रही होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो कृषि के लिए क्या उपयोगी होती है? कृषि के लिए आपको एक टेम्परेचर ज़रूरत होती है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे आप रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। रबी के लिए क्या, रबी कब बोई जाती है? ठंडियों में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो नवंबर दिसंबर में क्या है, टेम्परेचर कम होता है, 10-12 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड के नीचे, 20 सेंटीग्रेड के नीचे। अप्रैल में आप देखते हैं, मार्च अप्रैल में 27 से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उसकी पकना, जो फसल होती हैं पकती हैं, तो फिर काटा जाता है, रोपाई की जाती है। तो रोपाई करने के लिए सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई के यहाँ पे नहरों का साक्ष्य कम प्राप्त हुआ, लेकिन गड्ढों में, जैसे तालाब होते हैं, तालाब से पानी का सिंचाई की जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर के जो काटने वाले हथियार होते हैं फसल के, हसिया जिसको बोलते हैं, इस तरह के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और अब यहाँ पे और सारे कृषि से रिलेटेड साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो हल होते हैं, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके ये बनवाली से, और कालीबंगा से भी खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह के साक्ष्य कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो उपकरण होते थे, यूज किए जाते थे, वो भी प्राप्त हुए हैं कई जगहों से यहाँ पे। ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे हमने बताया, और इनका यूज कब होता था, किस तरह की यहाँ फसलें, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर गेहूँ की या जौ की, कपास, तरबूज, तो ये मटर, सरसों या चावल क्या है, खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है?
आपको वो जुलाई उलाई में बोई जाती है, जुलाई में बोई जाती है। तो वहाँ उस समय क्या है, इनको पानी ज़्यादा चाहिए खरीफ के लिए, और टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा होना चाहिए। तो धान की खेती अगर हो रही है, आप देखते होंगे, अगर गांव में होंगे या कहीं भी होंगे, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे, टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा होना चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे खरीफ और रबी, या जिस तरह से आप तरबूज उरबूज के देख रहे हैं, तरबूज, सब्जियाँ उब्जियाँ, ये क्या है, जायद की फसल है। तो यहाँ पे हर प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता था इंडस सिविलाइजेशन में। आयुर्वेदिक समझ पा रहे हैं क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने इसके बारे में बताया, क्या क्या ज़रूरत थी, क्या क्या नहीं ज़रूरत होती थी कृषि में। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे उपयोगी प्राप्त हुए। अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा अन्न होता था तो अन्न के लिए, अन्न भंडार के लिए क्या होता है, अन्नागार होता था ना। अन्नागार हमने देखा है कि अन्नागार बड़े बड़े होते हैं, मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़े अन्नागार था, और हड़प्पा में भी बड़े अन्नागार थे, हर एक जगह अन्नागार थे। तो या टैक्स के रूप में लेते होंगे, या तो फिर ज़्यादा सरप्लस होता तो होगा, जो क्रॉप्स होती होंगी उसको रखने के लिए किया जाता होगा। जैसे कोई आपदा आती होगी फिर उसे यूज़ किया जाता होगा, इस तरह के, इसलिए अन्नागार बनाए गए थे। और आपने देखा मृदभांड भी बनाए थे, मृदभांड पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि के बाद हम पशुपालन पे। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन से क्या फायदा होते थे, पशुपालन से सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, पशुपालन से एक तो पशु से हम क्या लेते हैं, आज देखते हैं क्या, जैसे आपके गाय है, भैंस है, दूध लेते हैं, उसके जो दूध से बने हुए जितने भी दही है, छाछ है, इस तरह का यूज करते थे। तो ये फायदा होता था पशुओं से। दूसरा, परिवहन के लिए यूज कर लेते थे। तीसरा, कृषि में, अब कृषि की जुताई के, खेती की जुताई कैसे किया था, बैल से, ऊँट से, इस तरह की जुताई किया जाता होगा, इसलिए पशुपालन के ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सरप्लस होगी, अन्न को रखने के लिए पशुपालन का यूज कर लेते होंगे, या विपणन के लिए यूज करते होंगे, उसको मार्केट में जाकर, जैसे आप देखते हैं घोड़े गाड़ियों से कि लोग अपने अन्न को ले जाकर मार्केट में बेचते थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला। पशुपालन की ये महत्वपूर्ण थे, ठीक है, कि यातायात के रूप में भी यूज किया जाता होगा पशुपालन का, ठीक है, कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी इनकी साइट्स जो हैं, जो स्थल हैं, थोड़े दूर दूर पे हैं, हो सकता है मोहनजोदाड़ो, चंद्रदड़ो या कालीबंगा, रोपड़। तो वहाँ से अन्य जहाँ पे ज़्यादा होते होंगे वहाँ से लेन देन, यहाँ पे विपणन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। जिस तरह से आप देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली होती है कि एक वस्तु ज़्यादा आपके पास है, दूसरी वस्तु हमारे पास कम है, तो आप एक दूसरे के लेन देन कर लेते हैं, आयुर्वेदिक। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे पशुपालन से हमें मिल जाती है कि इनका महत्वपूर्ण क्या है। तो पशुओं में देखते हैं गाय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बैल के साक्ष्य, और भैंस के, बकरी के, कुत्ते के, बिल्ली के, हाथी के, बाघ के, बारहसिंगा, ऊंट, घोड़ा। बट इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े जैसे बहुत कम मात्रा में। घोड़े का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सुरकोटड़ा से घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है, और लोथल से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। राजा गुंडई, लोथल आपको बताया मैंने कहाँ पे, अहमदाबाद में, और सुरकोटड़ा वहीं के, मतलब ये भी वहीं पड़ता है आपके गुजरात में, ठीक है। राजा गुंडई जो पड़ता है अफगानिस्तान में पड़ता है, ये घोड़े के दांत का प्राप्त हुआ है। जो महत्वपूर्ण यहाँ पे पशु थे, एक श्रृंगी बैल थे, ठीक है, और आपके हाथी के दांत का बहुत सारे पैमाने बनाए जाते थे। हाथी के, घोड़े का हो सकता है यूज किए जाते होंगे, बैल का यूज कहाँ, खेती में यूज किए जाते हैं, घोड़े के यूज घोड़े के, हाँ, वो ऊँट का यूज खेती में यूज किए जाते होंगे, सामान को ले जाने आने में काम करते होंगे। तो इस सब के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है पशुपालन के। आर यू गेटिंग, समझ रहे होंगे आप कोशिश। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। फिर पशुपालन के इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए महत्वपूर्ण, और बहुत सारे पशुओं का साक्ष्य जो आपके बनाए गए थे, उनके मुहरे थे, वहाँ मुहरे पे देखने को मिला है, ठीक है। तो मुहरे पर या अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक अभिलेख जैसे पत्थर हो गए या फिर जो धातुएं थे उस पर प्राप्त हुए। तो एक श्रृंगी बैल ये महत्वपूर्ण था, इसके सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। हो सकता है आप देखें मोहनजोदाड़ो से कई ऐसे स्थलों से जहाँ पे आपका वृषभ बैल जो होते हैं उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। इस तरह के साक्ष्य भी देखने को पशुपालन के मिले हुए हैं, ठीक है। और पशुपालन के और क्या उपयोगी हो सकते हैं, जैसे हमने बात किया
खाने पीने में यूज करते थे कि उसके दूध, अब गाय है, गाय का या भैंस का, बकरी का, इन सब के दूध, बिल्ली और कुत्ते का मैंने चंद्रों से बताया, वहाँ पे प्राप्त हुआ था कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए ऐसा पदचिन्ह प्राप्त हुआ है चंद्रों में। तो इस तरह के साक्ष्य भी पशुपालन के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन हो गया। पशुपालन में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी और जो फैक्ट थे हमने बता दिए, इससे बाहर नहीं है। बाकी आप ऑप्शनल हमसे पढ़ेंगे तो आपको हम डिटेल में बताएंगे, हर एक एक पॉइंट पर डिटेल में बताएंगे कहाँ पे कौन चीज़ें हैं, इससे कितने महत्वपूर्ण है। हम बहुत डिटेल में जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसलिए ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं, बस उतना बताना चाहते हैं जिससे आपका एक मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें, और आपका प्लेन से क्वेश्चन आता है आप फिर लिख सकें। ठीक है, बाकी ऑप्शनल के लिए हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिल्प और उद्योग में। शिल्प उद्योग क्या होता है, आप देखते होंगे शिल्प उद्योग आज के समय में क्या है। शिल्प उद्योग आप देखते हैं अपने आसपास, जिसको सरकार ने माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर कहते हैं। एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है, उसमें आप देखते हैं जो गांव में जो हथकरघा का यूज करते हैं ना, या तो फिर कोई बंदा अगरबत्ती बना रहा है, या कोई जो कुम्हार है, कुम्हार, बढ़ई, मोची, या फिर आप देखते हैं जो लोहार है, सोनार है, वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है ना। तो इस तरह के कारपेंटर है, कारपेंटर अपना आपके घर की, या फिर मिस्त्री है घर बना रहा है, कारपेंटर दरवाजे बना रहे हैं, इस तरह के। तो ये शिल्प उद्योग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुम्हार जो होते थे वो ईंट का निर्माण करते थे या मृदभांड बनाते थे। तो मृदभांड से लोग क्या करते, अन्न को रखते थे, या फिर मृदभांड का यूज कैसे करते थे, उसका खाने बनाने में यूज करते थे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, ईंट का प्रयोग करके आपके वास्तुकला, हम बात करेंगे इसकी वास्तुकला, और जो यहाँ की चित्रकलाएँ थी या मूर्तिकला थी या नृत्य कलाएँ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो लेकिन हाँ, ये इनका जो एक व्यवसाय होता है, व्यवसाय में हर व्यक्ति, हर एक कैटेगरी होती है। जैसे हमने बताया कुम्हार की, लोहार की, सोनार की, बढ़ई की, इस तरह की, मोची की। मोची बेचारा क्या करता है, आपके जो टूटे फूटे चप्पल होते हैं उसको आप ले जाते हैं, वो बना देता है, आपके जूते सिल देता है। तो यहाँ पे ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शिल्प उद्योग में। ठीक है, तो शिल्प उद्योग में मृदभांड किसके किसके बनते थे, हमने बताया कि मृदभांड का प्रचलन आप देखे थे कि मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडू से, इसके बाद नवपाषाण काल में भी आप मृदभांड के साथ, ताम्रपाषाण काल में भी काफ़ी मृदभांड के साथ चित्रकारी वाले भी, यहाँ पे मृदभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और मृदभांड पत्थर के बनते थे, मिट्टी के बनते थे, मिट्टी के तो ज़्यादा बनते थे, आसान होते हैं मिट्टी के। ठीक है, इसके बाद धातुओं के भी बनते थे, जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया, इस तरह के भी मृदभांड बनाए जाते थे। मृदभांड का यूज कैसे, किस लिए किया जाता था, मेन खाना बनाने में, या फिर उसे अन्न रखने में, जो कुछ सामान रखने के लिए यूज करते थे मृदभांडों का। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे प्राप्त हुए। और जो मृदभांड होते थे वो हाथ से बनाए जाते थे और चाक से बनाए जाते थे। चाक का उपयोग कहाँ स्टार्ट हो गया था, ये आप देखे थे कि हम नवपाषाण काल में ही चाक का उपयोग देख लिए थे। तो चाक का उपयोग यहाँ हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से भी बनाए जाते थे। ठीक है, मृदभांड जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते थे तो लाल रंग के, लाल सबसे ज़्यादा, पीले और अन्य रंग थे, गिरुए भी रंग थे, बट ये है कि लाल रंग ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और इसके बाद उसमें काले रंग की चित्रकारी की जाती थी मृदभांडों में। वो जामती आकार, जैसे आयताकार चित्र और त्रिभुजाकार, इस तरह की उसमें चित्र बनाए जाते थे मृदभांडों में। ठीक है, आपने देखा होगा सुराही हो, या फिर गांव में बोलते हैं कि हंडी, मटका। तो मटके में बहुत सारे मटके, आप एक प्लेन मटके आते हैं और एक चित्रकारी वाले मटके आते हैं। तो इस तरह के भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए। मटके को ही मृदभांड कहते हैं, मिट्टी से बनाई हुई जो वस्तु होती है उससे मृदभांड कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप, कोशिश यही है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मनका उद्योग में बताया कौन कौन से मिट्टी का उपयोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, चांदी, तांबा, कांस्य, सोना आदि के उपयोग किया जाता था। मनका मनका क्या होता है? मनका एक प्रकार का आभूषण होता था। आभूषण या तो फिर उसकी खिलौने बनाए जाते थे इन सब के, ठीक है। तो लोग मनके के, जो इंग्लिश में मनकों को बीट्स बोलते हैं, ठीक है, जो आपका ज्वेलरी होती है या जो आभूषण होते हैं या फिर खिलौने बच्चों के खेलने के लिए, तो इन सब का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बनाए जाते थे कि लोग गलों में, गले में, नाक में, कान में जो आभूषण पहनते थे, या सोने, चांदी, तांबे, कांसा, फिरोजा, लाल पत्थर, इस तरह के मनके का उद्योग था, ठीक है। मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं लोथल और चनदोड़ो से। चनदोड़ो को हमने बताया कि आभूषण के वहाँ पे कारखाने थे, आभूषण बनाए जाते थे। और कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। इस तरह के साक्ष्य लोथल से हमने बात किया। लोथल एक बंदरगाह टाइप का, कि कुछ किताबों में कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे बंदरगाह माना जाता है, कुछ इसे एक प्रकार का स्थल मानते थे जो कि आंतरिक स्थल था जहाँ पे तालाब था। लेकिन ये बंदरगाह क्योंकि लोथल जो है ये अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। और मनके बनाने कारखाने हमने बताया चनदोड़ो लोथल से। शिप उद्योग था, शिप का उद्योग लोथल में था। शिप जो गरीब या कमजोर निर्धन व्यक्ति होते थे वो शिप का बनाए हुए मनके यूज करते थे, आभूषण यूज करते थे। खिलौने मिट्टी के बनाए जाते थे तो, या फिर शिप के बनाए जाते थे। तो निर्धन व्यक्ति, हमने समाज वाले में पार्ट में बताया था कि दो प्रकार के लोग रहते थे। एक दुर्ग पे रहते थे और एक व्यक्ति कौन रहता था? निचले नगर में, जो आम मानव था। और यहाँ पे भी समाज के वर्ग विभाजन देखने को मिला था। जिस तरह का वर्ग विभाजन क्या था कि लोगों ने राजा शासक वर्ग थे, इसके बाद विशिष्ट वर्ग जो पुजारी वर्ग और उनके अधिकारीगण थे, ठीक है, जो राजा के सहयोगी थे, शासन प्रशासन में काम करते थे, ठीक है। ये दुर्गीकृत स्थानों पे थे, चारों ओर से घिरा हुआ रहता था सुरक्षा के दृष्टि से, ठीक है। और जो आम नगर थे वहाँ पे आम मानव, मध्यम वर्ग जैसे किसान, आपके कलाकार, सैनिक, ये सब वर्ग थे। और एक व्यक्ति वो होता था जैसे श्रमिक, दास, इस तरह के व्यक्ति होते थे। तो हमने जो छोटे वर्ग होते थे, दास, श्रमिक, निर्धन व्यक्ति होते थे, वो शिल्प का मनके आभूषण यूज करते थे, ठीक है। तो शिल्प उद्योग में हम ये सब सारे इंपॉर्टेंट जितनी चीजें थी बात की। कपड़ा उद्योग, सूती और ऊनी, हमने बात किया कि यहाँ पे भी दो प्रकार के कपड़े यूज किए जाते थे। एक तो रंगीन वाले, जिस तरह से हमने बताया कि मोहनजोदड़ो में वहाँ पे 3 पत्तियाँ उड़े, एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके जो साल ओढ़ा हुआ है उस साल में 3 पत्ती के आकार का साल एक चित्र बनाई गई रंगीन, ठीक है। इस तरह की इनके थे। और सादे थे, सादे भी यूज किए गए थे। कपास का उद्योग जान ही रहे हैं, कपास का कई क्षेत्रों से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सूती और ऊनी उद्योग दोनों प्राप्त होते थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य आज अगर देखें तो आज भी व्यापार वाणिज्य होता है और कल भी होता था। आज आप देखते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मीन्स होता है कि अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, बाह्य मतलब अपने सीमा से हटकर दूसरे, जहाँ आपकी संप्रभुता है। जैसे आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाकर आप व्यापार करते हैं, कोई यूपी का एमपी में या महाराष्ट्र में, दिल्ली में आकर व्यापार करता है कि भाई ठीक है, आप जो दिल्ली का बना हुआ मटेरियल है यूपी में भेजता है, वहाँ पे वो बेचता है, कंज्यूमर तक पहुँचता है। सेम ऐसे होता था, आंतरिक व्यवहार यहाँ व्यापार होता था और बाह्य भी होता था, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते थे, ठीक है। तो इंटरनल में जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करता हूँ। इंटरनल जो जहाँ से होता था कश्मीर में, काठियावाड़, राजस्थान और आपका मैसूर,
मैसूर में सोने का जो खान है कोलार, वहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है। और इसके बाद जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, भाव वाले में अंतर्राष्ट्रीय में अफगानिस्तान हो गया, और मेसोपोटामिया ईरान इराक वाले क्षेत्र हो गए, उधर साइड फारस वाले, यहाँ से व्यापार होते थे इनके, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। तो आंतरिक व्यापार में हमने देखा कश्मीर से, कोलार से, काठियावाड़, बलूचिस्तान से। ठीक है, यहाँ से होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुमेरियन, मेसोपोटामिया जो स्थल है यहाँ के मेसोपोटामिया का, उर है, किस है, लगस है, टिप्पर है। इसके बाद आपका तेल, अस्सर, निपुर, हमा, ये स्थल है मेसोपोटामिया सुमेरिया का, इस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत सारे ऐसे व्यापार के साक्ष्य जो आपके इंडस सिविलाइजेशन में जिस तरह के यूज की गई वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जैसे मोहरे, वो मोहरे वहाँ पे मेसोपोटामिया सुमेरिया में ही प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके बाद मिस्र में मम्मी का मॉडल का साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन इस तरह के साक्ष्य भी देखने को मिला है, चित्रकारी वाले। ठीक है। मिस्र मम्मी का जो मॉडल है ये आपके गुजरात के में काठियावाड़ के आसपास क्षेत्रों में प्राप्त हुआ, इस तरह के मॉडल प्राप्त हुए हैं। फारस की खाड़ी, बहरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहरीन का एक दिलमुन या तिलमुन करके एक क्षेत्र है, जहाँ से ये लोग मोहरे काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं। और फारस के लोग सिंधु घाटी को मेलुआ शब्द से संबोधित करते थे। इंडस सिविलाइजेशन सौराष्ट्र या काठियावाड़ या इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के लिए, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए मेलुआ शब्द यूज करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्थल है दिलमुन, यहाँ से भी मोहरे वोहरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अफगानिस्तान और ईरान से भी बहुत सारे वस्तुओं को आयात और निर्यात की जाती थी। ठीक है। अब हम देखते थे आयातित वस्तुएं क्या होती थी और कहाँ से। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे कश्मीर और काठियावाड़ से। अर्ध कीमती जो पत्थर होते थे बलूचिस्तान ये कहाँ पर था, अब ये पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान ईरान के आसपास बॉर्डरों के क्षेत्र पे पड़ता है। ठीक है। बाकी हम इसके जो अगर इतिहास का जब हम मैपिंग करेंगे तो हर एक क्षेत्र के बारे में वहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है। सोना, ये कोलार मैसूर से। ताबा खितड़ी, आज भी ताबा खितड़ी के लिए फेमस है। ठीक है। राजस्थान। राजवर्ध मणि जो है बतक्सा, ये अफगानिस्तान में यहाँ से प्राप्त होता था। चांदी और फिरोजा शीशा ईरान अफगानिस्तान से। निर्यात कौन की जाती थी वस्तुएं, ये की जाती थी सीप के बने सामान, हाथी के दांत पैमाने, वस्त्र, मनके आदि, ये निर्यात की जाती थी इंडस सिविलाइजेशन से। ठीक है। तो जितने भी व्यापार वाणिज्य थे इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो थी हमने बात कर लिया। ठीक है। बाकी और बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बताने के लिए कि इंडस सिविलाइजेशन और सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया के कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए हमने बताना नहीं चाहता हूँ, बट ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहिए तो आप बोलेंगे तो हम और गहराई से सारी चीज़ें एक एक साक्ष्य बताएंगे कि किस तरह के राजा महाराजा, किस तरह के सुमेरियन या मेसोपोटामिया, क्यों मेसोपोटामिया का अलग सभ्यता है और वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर में आता है, तो हम इसलिए तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है कहीं ना कहीं हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन की, यहाँ हम प्रीलिम्स और मेंस जीएस के पर्पज से उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मोहरे मापतौल। यहाँ मोहरे जो प्राप्त हुई है 2000 से अधिक मात्रा में, करीब 2500, और सबसे ज़्यादा मोहर जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से सर्वाधिक। और हर जो मोहरे होती थी उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता था, जैसे लिपि, पशु पक्षियों के दृश्य या जो जानवरों के दृश्य, ठीक है, इस तरह के वहाँ पे पेड़ पौधों के दृश्य चित्रकारी की जाती थी, लिप की चित्रकारी की जाती थी, जो चीज़ें लिखा जाता था। और लिप न पढ़े जाने के कारण से बहुत सारी चीज़ जानकारी हम इंडस सिविलाइजेशन के नहीं कर पाए हैं। यदि लिप पढ़ी जाती तो बहुत सारी जानकारी और निकल के आती, और सही जानकारी निकल के आती कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग, उनका समाज, उनका आर्थिक, उनका राजनीतिक किस तरह का था, वहाँ का रहन सहन कैसी थी, वहाँ का खान पान कैसा था। बट ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो चीज़ें मिली है कि ऐसे इस तरह के ऐसे लोग रहते होंगे। जैसे कि आज क्या है, आप खाने के लिए क्या करते हैं, या तो फिर आप शाकाहारी है या तो मांसाहारी है। शाकाहारी में क्या, फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, अन्न खाते हैं,
मांसाहारी में मांस खाते हैं। और इस तरह का अगर साक्ष्य कला बाय द वे कुछ इसके जो साक्ष्य अवशेष बचते हैं वो जमीन में दफन हो गया या वहाँ पे दब गया है, कुछ सालों के बाद उसको निकाला गया था, बताया गया कि भारत के लोग ये चीज़ें खाते थे, ऐसे ऐसे लोग रहते थे। सेम ऐसे ही उनकी भावनाओं के अकॉर्डिंग हमारे इतिहासकार द्वारा, विद्वानों द्वारा इस तरह के अनुमान लगाकर यहाँ बताया गया यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की होगी। आप समझ पा रहे होंगे? ओके, आगे चलते हैं। तो सर्वाधिक अभिलेखित हड़प्पा में मिले हैं जो मोहरे थे, बहुत सारे मोहरे मिले हैं और मुख्यतः सेलखड़ी के बने होते थे, लेकिन काचली मिट्टी, गोमेद और फिरोजा, चट, फ्लिंट आदि के मोहरे भी प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा वर्गाकार के मोहरे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बेलनाकार, आयताकार के भी मोहरे बनाई जाती थी। इसमें लिखे जाते थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे का अंकन किया जाता था। ठीक है, इस तरह के मोहरे होते थे। मोहरे से क्या करते थे? मोहरे से यूज़ किया जाता था व्यापार में, लेन देन में। जिस तरह से मान लीजिए कि भारत से अफगानिस्तान या भारत से कोई वस्तु खरीदना है या बेचना है, आयात करना है या निर्यात करना है, तो मोहरों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आप आज भी मोहरे बनाई जाती कि आप अपने ब्रांड के रूप में मोहर लगा देते हैं, उसमें कुछ लिख देते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें मोहरों का यूज किया जाता था। ठीक है, और मुद्रा के रूप में भी शायद मोहरों का यूज किया जाता होगा। ठीक है, इस तरह का भी ऐसा पूरा हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पे यूज किया जाता था। जो पुरातत्व और विद्वान इतिहासकारों द्वारा बताया गया है वही चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिख न पढ़े जाने के कारण से बहुत सारी चीज़ें 100% कोई ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं यही चीज़ें होती होगी इस चीज़ से। यदि हाँ, आज हम बात करूँ कि हमारा समाज कैसा था, हमारे समाज में लोग किस तरह के थे, कैसी रीति रिवाज थी, तो यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए कि मानो क्या पहनता था, कि कपड़े कैसे थे, महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े किस तरह के थे, खान पान कैसे थे। तो ये बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हम खुद करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप लोग क्या खाते पीते। तो ये आपका एक जिन्वन जो फैक्ट होता है वो चीज़ें हैं। तो जहाँ पे फैक्ट की कमी होती है तो वहाँ पे आपके कहीं न कहीं तार्किकता भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मोहरों का यूज किया जाता था और पैमाने का यूज किया जाता था माप तौल के लिए। वो 16 के गुणज में होते थे, 16, 32, 48 इस तरह के होते थे, 64। ठीक है, इसका यूज खास करके जैसे बटखरे हो गए, आप जाते हैं तराजू लेते हैं, तराजू में बटखरे रखा जाता है कि 16 आना या 20, 32, 48 इस तरह के इनके गुणज में पैमाने का यूज किया जाता था। पैमाने जो मिट्टी पत्थर या फिर हाथी दांत के, ज़्यादा करके हाथी दांत के पैमाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जो कॉन्सेप्ट थे हमने बताया कि अर्थव्यवस्था इन सिंधु घाटी सभ्यता के किस तरह थी और हमारे इतिहासकार विद्वानों द्वारा किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और बात कर सकते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़, जैसे जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है। बट वही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने या बहुत सारी चीज़ें दे देने से मतलब नहीं है, आपका उतना लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी विद्वान बनने हो तो बहुत सारी किताबें इंडस सिविलाइजेशन से मिल जाएगी। एक सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन के लिए आप 300 पेज के, 500 पेज के, 1000 पेज के बुक मिल जाएंगी। तो उतनी जानकारी हमें नहीं हासिल करना, हमें रिसर्च नहीं करना है एक टॉपिक में। हाँ, हर टॉपिक के हर एक डायमेंशन को आप थोड़ी थोड़ी जानते रहिए, जिससे अगर मीन्स आप लिखना चाहते हैं तो हर एक डायमेंशन बनाकर लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो बस इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी जो धार्मिक स्थिति, कला और विज्ञान के कहाँ तक था। इसके बाद फिर पतन हम देख लेंगे, उत्पत्ति और पतन किस तरह से हुई। ठीक है, बाकी आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो यार भाई शेयर तो कर दिया करो यार दोस्त, कम से कम शेयर करेंगे तो यार उनके पास पहुंच जाएगा जिसे हम देना चाहते हैं।
इनकी एक IAS बनने या अफसर बनने का सपना है। यदि आपको लगता है कि यार दोस्त अच्छा से और चीज़ें देना चाहिए तो आप कमेंट करिए हमें, हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारे नॉलेज है, बड़े एक्सपीरियंस है, ठीक है। और कोशिश यही है कि जो हमने पहले बोला एक बार और बोल देता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंज टू ऑटोग्राफ। यदि आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में जब तक नहीं चेंज हो जाते हैं तब तक आप सफल न माने, ठीक है। धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बोलिए, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।